नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 1 का चैप्टर 5 पाठ 5। तो इसका नाम है गलता लोहा और चैप्टर को हम अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं। और इस पाठ में यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है मोहन। और मोहन के विषय में यहाँ पर बताया है कि वो बचपन से ही काफी होनहार है, काफी अच्छा बच्चा है, जो पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहता है। स्कूल में सारी चीजें देखता है और बच्चों को देखिए, उनके टीचर्स ने उसको बाकी बच्चों को पनिशमेंट देने की भी एक तरह से आज्ञा दे रखी है कि अगर तुम दूसरे बच्चों से पूछते हो, उन्हें नहीं आता है, तो उन्हें क्लास में तुम उन्हें उस तरह से पनिशमेंट भी दोगे। और साथ ही वो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्कूल के गायन से लेकर प्रार्थना सभा से लेकर हर चीज में वो एक्टिव रहता है। और क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पिताजी वंशीधर जी जो है वो पुरोहिताई करते हैं और बहुत सारा पैसा उनके पास इतना नहीं है, लेकिन घर आराम से चलता है। वो उसको अच्छे से प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़ता है, वहां पर वो पढ़ा पाते हैं। लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि उनका बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है, एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें अच्छा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं मास्टर के जो स्कूल के जो मास्टर हैं, घर के अध्यापक, घर के जो माता पिता हैं, उन सभी को मोहन से एक उम्मीद सी हो जाती है, एक उम्मीद सी लग जाती है कि मोहन बड़े होकर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो गलता लोहा हमारा चैप्टर है, ये थोड़ा सा जातिवाद पर भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इसमें जातिगत एक तरह से कार्यों का जो विभाजन किया गया है, जातिगत भेदभाव दिखाया गया है। तो उसके साथ साथ ये जो कहानी है ये आगे मोड़ लेती है इस तरह से कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव के साथ साथ एक दूसरी चीज बताती है कि कई बार हम जीवन में बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, बहुत सारी चीजें आशा लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो हमारी परिस्थितियां होती हैं कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाती है कि कई बार जो हम सोचते हैं बिल्कुल भी वैसा कभी भी नहीं होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट चीजें हो जाती हैं। तो मोहन के साथ भी यही कुछ यहाँ पर होने वाला है आगे कि क्या कुछ, जैसे आप देख रहे हैं उसके पिताजी ने उसके लिए उम्मीदें लगाई हैं, उनके मास्टर से, उनके अध्यापक ने उनके लिए उम्मीदें लगाई हैं, लेकिन घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अब जो है वंशीधर जी एक तरह से वृद्ध हो गए हैं, फिर भी वो मोहन को विद्यालय भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने 6 क्लास के बाद, यानी कि प्राथमिक विद्यालय पास करने के बाद 3 से 4 मील दूर मोहन का स्कूल जो है लगवा दिया है, लेकिन वहां जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी परेशानी आती है, खास तौर पर बरसात में, जब पहाड़ों पर नदियां उफान पर होती हैं, झरने आ जाते हैं, गधेरे आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो वही परिस्थितियां मोहन के साथ भी हो रही है। और एक बार तो मोहन जो है नदी में बहते बहते बच गया, तब से उसके पिताजी काफी ज्यादा डरे हुए थे और उनके पिताजी यानी कि वंशीधर जी अब उसकी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा चिंतित हैं, काफी परेशान हैं, क्योंकि बच्चा होनहार है, वो पढ़ना चाहता है, वो पढ़ता है और लोगों को उससे उम्मीदें भी है। तो इसके लिए उनके ही गांव के किसी एक व्यक्ति, जो उनके गांव का व्यक्ति लखनऊ में जो रहता था और यहाँ पर छुट्टियां बिताने जब वो घर आया हुआ था, तो उससे वो बातचीत करते हैं। ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है कि मोहन जो है वो घर पर है और मोहन के पिताजी वृद्ध हो चुके हैं। और मोहन के पिताजी वृद्ध हैं, तो अब उन्हें कहीं पर रुद्री पाठ के लिए जाना है, और जो कि काफी चढ़ाई के बाद है। और उनका वो एक इस तरह से बात मोहन के सामने रखते हैं कि मोहन उनकी कुछ मदद करे उनके पैतृक काम में, उनकी पुरोहिताई में।
तो जब वो मोहन के सामने बात रखते हैं कि उन्हें रुद्री पाठ करने जाना है और अब इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ पाना उनके लिए मुश्किल है, साथ ही इस तरह से व्रत और उपवास करना उनके लिए मुश्किल है, तो जब वो मोहन को ये बात बताते हैं तो मोहन के सामने से कोई जवाब नहीं आता और वो अपने पिता को उत्तर दिए बिना एक तरह से कुछ हथियार लेकर, हंसुआ दरांती लेकर वो खेतों की तरफ चला जाता है कि वो अपने पिताजी की कुछ और हेल्प करेगा, कुछ और घर के कामों में कुछ मदद करके वो उनकी हेल्प करेगा। तो जब भी वो जब वो जाता है खेतों की तरफ, वो देखता है जो उसका उसकी हंसुआ जो उसका है, उसका दरांती जो है उस पर धार अच्छे से नहीं लगी हुई है और अचानक ही उसके जो पैर हैं वो धनराम के आफर की तरफ बढ़ जाते हैं और धनराम जो है वो मोहन के बचपन का मित्र है, यानी कि वो प्राथमिक विद्यालय में साथ में पढ़ते थे और धनराम जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि उसके पिताजी ने बचपन से ही उसको उसका जो पैतृक पेशा था, लोहार का जो काम था, उसमें हेल्प करवानी शुरू कर दी थी। तो इस तरह से अब जब बहुत सालों बाद धनराम और मोहन मिले हैं तो उनकी बचपन की जो यादें हैं वो शुरू हो गई हैं कि किस तरह से मोहन का जीवन जो है परिवर्तित हुआ, किस तरह से मोहन का जीवन बदला। तो हम थे यहाँ पर कि मोहन की जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा उसके लिए उसके पिताजी जो है चिंतित हो रहे हैं और अब मोहन को शहर भेजने की तैयारी हो चुकी है, लखनऊ भेजने की तैयारी हो चुकी है ताकि वो वहां पर जाकर अच्छा पढ़ सके। अब छुट्टियां शेष होने के बाद रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। जब गांव का उनकी बिरादरी का पंडित जो वंशीधर जी थे उनकी बिरादरी का एक लड़का रमेश जो लखनऊ में रहता था अपनी फैमिली के साथ, वो जब अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस लौटा तो उनके साथ ही मोहन भी वहां पर चला गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। देखिए अभी तक मोहन जो था उसकी परिभाषा ही अलग थी, वो बिल्कुल गांव का एक बहुत ही होनहार बच्चा था, पढ़ाकू बच्चा था और वो पढ़ाई के साथ साथ जो भी काम स्कूल में होते थे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जितनी होती थी, चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, गाने बजाने से संबंधित हो, प्रार्थना करने से संबंधित हो, सभी में वो बिल्कुल बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ से उसका जीवन जो है परिवर्तित होने वाला था। ये उसके जीवन का एक नया टर्निंग पॉइंट यहाँ पर था कि घर की दोनों महिलाएं, अब जिस घर में वो गया था वहां पर दो महिलाएं थी, एक उसकी चाची लगती थी रिश्ते में और एक उसकी भाभी, जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर बुलाता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब देखिए क्योंकि वो उसको शहर लेकर गए थे कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनके पिताजी ने ये सोचकर उसे शहर भेजा था कि वो वहां पर एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराया जाएगा, वो वहां पर पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन यहाँ पर तो चीजें बिल्कुल बदल गई थी। अब मोहन, क्योंकि देखिए वो उनके घर पर रहता था तो उसको भी थोड़ा सा गिल्ट फील होता था कि वो वहां पर इसी तरह से खाता है, तो वो हेल्प कर दिया करता था छोटे मोटे कामों में अपनी चाची और भाभी का। लेकिन धीरे धीरे वो पूरे मोहल्ले की जितनी महिलाएं थी, जितनी चाचियां भाभियां थी, सबके कामों में हाथ बटाने का साधन बन गया। अक्सर जो महिलाएं थी उससे इस तरह के काम करवाती थी कि मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। और औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। देखिए यहाँ पर एक अलग ही मानसिकता जो दिखाई गई है रमेश के हिसाब से कि उसको वो भी बहुत बड़ा कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन दफ्तर में बाबू की हैसियत उसकी थी, बाबू था वो दफ्तर में। लेकिन उसको, क्योंकि मोहन एक गरीब घर का बच्चा था, तो उसको अपने भाई या अपने बिरादर बतलाना उसके सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। वो उसे लगता था कि मैं इसको अपना भाई या अपना बिरादर यानी कि अपने कुल का, अपने खानदान का कहूंगा, तो उसको थोड़ा सा इसमें शर्म महसूस होती थी। तो उसको
लोगों के सामने वो उसको घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। जब भी उसके घर पर लोग आते थे या वो कहीं जाता था तो वो मोहन को एक तरह से ऐसे ट्रीट करता था जैसे मोहन उसके घर का एक घरेलू नौकर हो। इस बात को मोहन भी समझने लगा। अब धीरे धीरे मोहन को भी ये बातें समझ आने लगी, क्योंकि अब देखिए बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसको धीरे धीरे जो सही गलत चीजें हैं उनकी समझ हो रही है। थोड़ा बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। यानी कि अब देखिए लाया तो उसी काम के लिए था कि यहाँ पर पढ़ाई करवाएगा, तो काफी ज्यादा टाल मटोली करने के बाद मोहन का एडमिशन पास के ही एक ऐसे से छोटे से विद्यालय में करवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी पहचान नहीं बना पाया। अब देखिए बेचारा घर पर पूरे दिन भर काम करता है, शाम को काम करता है, सुबह काम करके आता है, उसके बाद नया स्कूल है, नए बच्चे हैं, नया माहौल है, नए अध्यापक है, तो काफी ज्यादा परेशानी उसको उस नए माहौल को अपनाने में हुई और उस कारण वो पढ़ाई में काफी पीछे छूट गया, काफी अपनी पहचान वो वहां पर नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता था। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलने लगा कि वो सुबह उठेगा, घर का सारा काम करेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा, घर आएगा और एक साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश या उसके घर का प्राणी कोई गांव जाने वाला हो। वरना देखिए, क्योंकि उनको तो फ्री फंड का एक नौकर मिल गया था वहां पर, बिल्कुल अपने गांव से लाया हुआ एक सीधा साधा लड़का जो किसी से ज्यादा बात करता है, न किसी के सामने अपना मुंह खोलता है, तो वो क्यों उसकी हेल्प करेंगे। तो गर्मियों की छुट्टियां भी जब आती थी तो उसको बड़ी मुश्किल से अपने गांव जाने का तब मौका मिलता था और उस पर भी रमेश ये कहकर मना कर देता था कि उसको अगले दर्जे की तैयारी करनी है। यानी कि क्या हो गया, तो अगर गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, जिस क्लास में गए हो या जिस क्लास में जाने वाले हो उसकी तैयारी शुरू करो, क्योंकि उन्हें घर पर काम भी तो करवाना था उससे। तो फिर छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो एक बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था, क्योंकि जो एक फ्री फंड का नौकर उन्हें मिल गया था, अगर वो इस तरह से महीने 2 महीने की छुट्टी पर चला जाएगा तो उनकी फैमिली को प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी फैमिली को काम खुद से करना पड़ेगा। तो इसीलिए रमेश बहाने बना दिया करता था ताकि मोहन को घर न जाने दिया जाए। मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। देखिए उसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को पैसे भेज सके और अपने बच्चे को अलग से किराए के कमरे में रख सके या खुद उसके साथ जाकर रह सके या खुद उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सके। तो ऐसा बिल्कुल भी मोहन के पास कोई चारा नहीं था, कोई भी ऐसी सुविधा उसके पास नहीं थी कि वो शहर में किसी को बहुत अच्छे से जानता है या शहर में उसका कोई खास रिलेटिव रहता है जिसके साथ वो रह सके। तो अब उसको ये सारी चीजें अकेले ही झेलनी पड़ी, सारी परेशानियां उसको अकेले ही उठानी पड़ी। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। देखिए क्योंकि वो एक बचपन से ही समझदार बच्चा था, उसने सारी गरीबी देखी थी, उसने अपने परिवार का रहन सहन देखा था, अपने माता पिता की उम्मीदें देखी थी, तो वो कभी भी अपने माता पिता को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर, अपनी समस्याएं शेयर करके उनको दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बचपन से उसके माता पिता की उस पर कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। और उधर वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। अब देखिए पंडित वंशीधर जी जो है, उनको तो ये लग रहा है कि उनका बेटा जो है वो शहर गया हुआ है, काफी अच्छी पढ़ाई वहां पर कर रहा है और वो बहुत ज्यादा मेधावी है, पढ़ने में काफी अच्छा है और एक न एक दिन वो अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा। एक बार जब गर्मियों की छुट्टियां हुई
तो मोहन जब गांव आया, गांव आने के बाद जब मोहन वापस लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया, उसने ये फील किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। उसने ये नोटिस किया, उसने ये फील किया कि रमेश की फैमिली के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मोहन आगे की पढ़ाई करे, क्योंकि वो चाहते थे कि अब ये फुल टाइम घर पे काम करे, ये घर पे अच्छे से काम करे और बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती थी वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों का बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। यानी यहाँ पर आ जाती कि जो हजारों लाखों का ये बीए एमए करके लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीखे। यानी कि अब वो उसको 4 पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, यानी कि वो कह रहे थे कि तुम पैसा कमाओ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इस तरह से वो चाह रहे थे कि रमेश ने फिर क्या किया कि अपने ही किसी परिचित के प्रभाव से उसे तकनीकी स्कूल में भर्ती कर दिया, यानी कि उसकी आगे की पढ़ाई छुड़वा दी और उसको एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष फर्क नहीं आया था, यानी कि वो बड़ा हो चुका है लेकिन दिनचर्या उसकी वही है कि वो सुबह स्कूल जाने से पहले घर के कामों में व्यस्त रहता है, घर के काम करता है, सारे घर के काम करता है, स्कूल से आकर वो घर के काम करता है और इस तरह से धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और अब मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। यानी कि अब क्योंकि थोड़ा बहुत चीजें उसको आ गई थी, अब वो कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। उस चीज को यहाँ पर उस चीज को अप्लाई करने के लिए, यानी कि अब वो जॉब तलाशने लगा। अब सोचिए कारखानों और फैक्ट्रियों में कितनी की जॉब मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं। तो लेकिन बंशीधर से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते, क्योंकि पिताजी को तो कुछ नहीं पता है घर पर कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो जब उनसे कोई और पूछता था तो वो मोहन की पढ़ाई के विषय में खुश होकर बताते थे और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन अफसर बनकर लौटेगा। उनको मन ही मन बहुत ज्यादा विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन शहर से अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने तक का भी साहस नहीं जुटा पाए। जब उन्हें सच्चाई पता चली, जब उन्हें सच पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखिए दुख की तो बात ही है ये, क्योंकि उनका विश्वास तोड़ा गया था और यहाँ पर रमेश की सबसे बड़ी गलती थी और कुछ गलती पंडित वंशीधर की थी, कुछ गलती स्वयं मोहन की थी और बाकी की सारी गलती उन परिस्थितियों की थी जो उस समय बनी हुई थी। तो इस तरह से अब किसे दोषी ठहराया जाए। लेकिन पंडित वंशीधर जी को जब ये सुना तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो इतना भी साहस नहीं जुटा पाए कि लोगों को अपने स्वप्न भंग होने की बात बता सके, यानी कि ये बता सके कि जो अभी तक वो स्वप्न देख रहे थे वो समाप्त हो चुका है, वो टूट चुका है। इस तरह से धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और वो जल्द ही विभागीय परीक्षाएं देकर बड़े पद पर पहुंच जाएगा। तो देखिए धनराम जो मोहन का क्लासमेट हुआ करता था, जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, जो अपने पिताजी का व्यवसाय जो है ऑफर जो है वो चला रहा था,
जब उसने एक दिन मोहन के पिताजी से यानी कि वंशीधर जी से पूछा तो उन्होंने धनराम को बताया कि वो सेक्रेटरिएट में उसकी नियुक्ति हो गई है और वो शीघ्र ही सारी विभागीय परीक्षाएं देगा और एक बड़े पद पर पहुंच जाएगा। क्योंकि धनराम को मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर यकीन था, क्योंकि उसने जिस तरह से देखा था कि बचपन में मोहन बहुत होनहार बच्चा था और पंडित त्रिलोक सिंह मास्टर जी ने भी ये भविष्यवाणी की थी, तो उसने सोचा कि ऐसा होना तो तय था। अब दांतों के बीच तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर जी आगे बढ़ गए, क्योंकि वंशीधर जी को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। उन्होंने दांतों के बीच तिनका फंसाया हुआ था और दांतों के बीच तिनका फंसाकर असत्य भाषण का, असत्य बोलने का दोष न लगने का संतोष लेकर कि कोई बात नहीं, मैंने दांतों के बीच तिनका फंसाया था, कोई बात नहीं, असत्य भाषण कहे भी तो उसका दोष मुझे नहीं लगेगा, ये सोचकर वंशीधर जी आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें देर तक कचोटते रहे, क्योंकि धनराम भी इस बात से वाकिफ था, इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था। तो उसने भी इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, मोहन लला तो बचपन से ही बुद्धिमान थे। ये शब्द जो धनराम के थे वो त्रिलोक सिंह जी को बहुत ही परेशान कर रहे थे, बहुत दुखी कर रहे थे कि आज उनके बेटे का भविष्य जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अब त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। तो ये चीजें जो है चल रही है कहां से कि जब मोहन जो है धनराम के ऑफर पर पहुंचता है और धनराम मिलकर आपस में बातें करते हैं। सबसे पहले वो त्रिलोक सिंह मास्टर जी से स्टार्ट करते हैं कि अब तो उनकी मृत्यु हो गई होगी, फिर वो उनकी छड़ी के बारे में, उनकी पिटाई के बारे में या उनके शब्दों के बारे में आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक चल रही हैं, ये बातें जो है अभी तक चल रही है। धनराम ने मोहन के एक तरह से जब मोहन से बातें कर रहे थे तो उसी समय गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने के लिए काफी समय लग गया, यानी कि वो उस समय पर वो लोहे की जो एक छड़ थी उसको आग में वो गड़ रहा था और गर्म लोहे को फिर हवा में ठंडा होने के लिए उसने काफी देर रखा और फिर धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगी हो, यानी कि उसके बाद उसने क्या किया कि अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगी, यानी कि वो सारी चीजें उसको दी। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल पहुंचा देता। अब मोहन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर से वहीं बैठा रहा। अब उसने अपना जो हंसुआ था, यानी कि जो धनराम ने उससे पकड़ाया था ठीक करके, वो उसे लेकर वहीं पर बैठा रहा और ऐसे बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो। तो देखिए, ये तो एक चीज थी कि किस तरह से परिस्थितियां इंसान के जीवन को चेंज कर देती हैं, किस तरह से परिस्थितियां इंसान के जीवन को बदल देती है। अक्सर जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, कुछ जातिगत भेदभाव यहाँ पर दिखाए गए हैं कि सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। ये एक रिवाज, एक तरह से एक नियम था कि ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के साथ उठना बैठना नहीं करते थे, उनके साथ नहीं बैठते थे।
किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना अगर पड़ ही जाता था तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी, यानी कि बैठना तो बिल्कुल ही वर्जित था। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, यानी कि ब्राह्मण टोले को वो लोग कह भी नहीं सकते थे कि आप बैठिए, ये भी उनकी मर्यादा के खिलाफ था। ये इससे भी किसी हद तक उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कम होती थी। पिछले कुछ वर्षों से शहर में शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। भले ही मोहन पिछले कुछ वर्षों से शहर में रह रहा होगा, कुछ वर्षों से वो शहर की आबो हवा में रह रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि मोहन ये सारी चीजें नहीं जानता। लेकिन अब क्योंकि धनराम को ये सारी चीजें पता है कि मोहन भूला नहीं है चीजों को, लेकिन फिर भी मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा है, यानी कि मन ही मन उसको लग रहा है कि आज ये मोहन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है कि यहाँ से उठने को तैयार नहीं है या मेरे साथ बातें कर रहा है, जो बिल्कुल ही एक नई चीज थी। लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे पूछे, तो उसने अपने मुंह से ये सारी चीजें कुछ नहीं कही और वो अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उसने क्या किया, लोहे की एक मोटी छड़ ली और उसको गोलाई में एक तरह से घुमाने की, मोड़ने की वो कोशिश करने लगा। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े को चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। वो लोहे को गोलाई में काटना चाह रहा था, गोल करना चाह रहा था, तो वो क्या कर रहा था, एक हाथ से सड़सी पकड़कर, एक हाथ से वो लोहे की छड़ को पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से वह हथौड़े को से उस पर चोट मार रहा था। तो इस तरह से उसने क्या किया कि लोहे को उचित ढंग से वो नहीं मोड़ पा रहा था और मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देख रहा था। अब देखिए, क्योंकि जबकि मोहन का काम हो चुका था, फिर भी मोहन वहां से नहीं उठा था। मोहन उसको काम करते हुए देख रहा था और फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर, अब थोड़ी देर मोहन उसको देख रहा था, थोड़ी देर में जैसे कि उसने अपना संकोच त्यागा और दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया, यानी कि दूसरी तरफ से पकड़ लिया और लोहे को जो हिल जा रहा था, बार बार अपने सांचे से खिसक जा रहा था, उसको पकड़ लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोटें मारने लगा। उसने क्या किया, दूसरे हाथ से उस लोहे को पकड़ा और धनराम के हाथ से हथौड़ा लिया और उसमें नपी तुली चोटें मारने लगा। अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोल रूप दे डाला। यानी कि उसने क्या किया, अभ्यस्त हाथों से, अभ्यस्त हाथ कैसे उसके हुए, क्योंकि जो उसको शहर में ये काम सिखाया गया था, तकनीकी विद्यालय में डाला गया था, वहां पर इसी तरह के छोटे मोटे काम सिखाए जाते थे और आज वो उन सब चीजों से अभ्यस्त हो गया था, क्योंकि वो कंपनी में जो फैक्ट्रियां थी वहां पर भी वो यही काम करता था। और अब मोहन का ये जो हस्तक्षेप था, यानी कि धनराम अभी तक अपने काम को बिल्कुल इत्मीनान से कर रहा था, तसल्ली से कर रहा था और वो धीरे धीरे अपनी चीजों को कर रहा था, पर धनराम ने इतनी फुर्ती से ये हस्तक्षेप किया, इतनी फुर्ती से उसके काम में दखल दी कि उसके हाथ से वो लिया, उसके बाद हथौड़ा लिया और उसके बाद बार बार उसको गर्म करके उसको ठोक पीट कर
बिल्कुल गोल आकार दे दिया। तो ये हस्तक्षेप इतनी फूर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को वह चूक का मौका नहीं मिला। धनराम को चूक का मौका नहीं मिला और वो अवाक होकर मोहन की ओर देखता रहा। यानी कि वो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, अवाक होकर मोहन की ओर देखता रहा, क्योंकि उसको आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो गया। जो चीजें जो मोहन के लिए बिल्कुल नहीं बनी थी और खास तौर पर ये किसी विशेष जाति के लिए बनाई गई थी, आज एक ब्राह्मण कुल का लड़का ये सब काम इतनी आसानी से कैसे कर रहा है। वो बिल्कुल अवाक होकर रह गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर रह गया। देखिए इस तरह का दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो आप देख सकते हैं कि कैसे मोहन ने उसके जो एक तरह से धनराम के हाथ से वो लोहे के छड़ लेकर उसको किस तरह से गोल रूप दे दिया। अवाक होकर वो देखता रहा और कि उसको मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ। उसको इस बात पर ज्यादा आश्चर्य नहीं था कि मोहन ये सब कर रहा है, यानी कि वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा और उसको मोहन की उस कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं था कि आखिर मोहन ने ये किया कैसे। देखिए कोई भी जो हट्टा कट्टा इंसान हो, एक नौजवान हो, वो ये सारे काम आसानी से कर सकता है, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन वो कारीगरी पर उतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। यानी कि उसको आश्चर्य सबसे ज्यादा इस बात पे हुआ कि कैसे एक पुरोहित खानदान के लड़के ने काम करते हुए उसके भट्टी में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डाला और शंकित दृष्टि से वो इधर उधर देखने लगा। बिल्कुल उसको एक तरह से वो बिल्कुल भौचक्का रह गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुरोहित खानदान का एक लड़का, यानी कि जिनका काम है पुरोहिताई, पूजा पाठ करना, जिनको शिल्पकार टोले के पास तक फटकने की, उनके घर बैठने की, उठने की तो नहीं, बिल्कुल उनके आसपास फटकने तक की उनको परमिशन नहीं है, तो उसने आज उनके ऑफर पर आकर या उसकी भट्टी पर बैठकर ये काम कर दिखाया है। तो उसे बहुत ज्यादा एक तरह से शंका हुई। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति। अब धनराम के अंदर तीन चीजें थी। एक तो उसे संकोच हो रहा था पूछने में या वापस चीजें लेने में, और असमंजस, बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था, और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन, यानी कि मोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि धनराम क्या सोच रहा है, धनराम क्या फील कर रहा है, धनराम को संकोच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो इन सब चीजों से उदासीन था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके बारे में धनराम क्या भाव रखता है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। वो बिल्कुल उदासीन होकर संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई यानी कि जिसमें पहले से ही कोई त्रुटि नहीं है, ऐसी त्रुटिहीन गोलाई को छल्ले लगा रहा था और उसके बाद वो उस त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में, यानी कि जैसे काम को कर लिया ना, तो अब वो कहते हैं ना, ये देखो, इस तरह से दिखाना। तो धनराम की तरफ उसने स्वीकृति की मुद्रा पाने की तरह से देखा, यानी कि धनराम की ओर ऐसे देखा कि ठीक है, देखो ठीक है, इस तरह की मुद्रा से उसने देखा और उसकी आंखों में एक
सजर्क चमक थी। उस समय पर उसकी आंखों में एक सजर्क चमक थी और जिसमें ना तो कोई स्पर्धा थी, यानी कि कोई भी कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगिता उसमें नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की कोई हार जीत का भाव था। यानी कि कोई भी ऐसी कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता ऐसी नहीं थी कि जिस तरह से बचपन में मोहन को एक तरह से पूरी क्लास का मॉनिटर बनाया जाता था, पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया जाता था। उसको सारे अधिकार प्राप्त थे कि जिस तरह से बच्चे अगर दंगा करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो वो उनको फटकार लगा सकता था। अगर वो सही उत्तर नहीं देते हैं तो वो उनके कान खींच सकता था और ना ही उसको बार बार ये कहकर प्रोत्साहित किया जाता, ना ही उस समय पर उसको जिस तरह से बार बार प्रोत्साहित किया जाता था बाकी बच्चों के सामने कि ये तो एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, तो ऐसी कोई भी स्पर्धा उसमें नहीं थी उस समय पर और ना ही उसके अंदर कोई हार जीत का भाव था कि मैं हार गया, तुम जीत गए, या फिर तुम जीत गए या मैं हार गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हमारा ये चैप्टर रहा और आपने काफी कुछ इस पाठ से सीखा कि कई बार हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, पर परिस्थितियां जो है कई बार इस तरह की बन जाती हैं कि हम उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरा, यहाँ पर जातिगत भेदभाव किस तरह से समाप्त होते हैं कि मनुष्य कभी भी अपनी जाति से, अपने धर्म से बड़ा नहीं होता। मनुष्य होता है अपने कर्मों से बड़ा, अपने ज्ञान से बड़ा होता है मनुष्य। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें हमें इस चैप्टर में बताई गई। चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल एक पढ़ने वाले बच्चे के से ये कहानी लिखी गई है, पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। तो आप लोग काफी रिलेट कर पा रहे होंगे इस कहानी को अपने आप से। तो इस कहानी से कुछ सीखिए और इसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने चैप्टर को पढ़ा है, जिस तरह से हमने चैप्टर को पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए जो ये प्रश्न होंगे ये टफ होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इसी कहानी से यहाँ पर दिया गया है। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। देखिए, यहाँ पर किताबों की जो विद्या और घन चलाने की जो विद्या है उसका उल्लेख शुरुआत में ही जो उनके मास्टर जी हैं त्रिलोक सिंह जी, उन्होंने किया है कि किस तरह से जो मोहन है वो एक पुरोहित खानदान का लड़का है, उसका जो एक तरह से रिश्ता है वो किताबों से है। वो पढ़ने में भी अच्छा है, यहाँ तक कि वो प्रार्थना भी बहुत अच्छी कर लेता है, वो गाना भी बहुत अच्छा गाता है। और लेकिन जो धनराम है वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है। तो मास्टर जी उसे इस तरह से कहकर एक तरह से डांटते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, यानी कि तुम ये सारी चीजें किताब इसलिए नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि तुम उससे आगे नहीं बढ़े हो, अपने काम से आगे नहीं बढ़े हो। तो इस तरह से यहाँ पर कई और भी प्रसंग हैं जिनका जिक्र यहाँ पर आया है। तो आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, जब आप घर पर एक बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसीलिए नहीं समझता था क्योंकि वो सोचता था कि धनराम मोहन और मेरा तो कोई भी कंपेयर ही नहीं है। जो मोहन है वो पुरोहित खानदान का लड़का है
ऊपर से वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ऊपर से वो प्रार्थना बहुत अच्छी कर लेता है, ऊपर से वो पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी फर्स्ट आता है, ऊपर से उसको स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं सभी प्रेम करते हैं। और इस तरह से सारी चीजों में धनराम जो है मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। वो भले ही मोहन से पिट जाता था, मोहन से कान खिंचवा लेता था, थोड़ी देर के लिए उसको गुस्सा जरूर आता था, लेकिन वो कभी भी उसको अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझता था। वो सोचता था कि ये तो मुझसे काफी आगे है, ये तो पहले से आगे है, मैं इससे क्यों कंपटीशन करूं। तो इसीलिए वो उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। देखिए, धनराम को मोहन के उस व्यवहार पर आश्चर्य होता है जब वो वहीं पर बैठा रह जाता है, क्योंकि अक्सर जो पुरोहित खानदान के लोग होते हैं उनका शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता है, और अगर कुछ काम पड़ भी जाता है तो खड़े खड़े बातचीत करके निपटा लिया जाता है, और फिर एक दूसरे का इस तरह से आपस में बैठना बातचीत करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। तो यहाँ पर तो मोहन ना तो उससे बातचीत करता है और ऊपर से उसके हाथ से उसका घन ले लेता है, उसके लोहे की छड़ी ले लेता है और उसको एक गोल रूप आकार दे देता है। तो काफी ज्यादा आश्चर्य धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर होता है। अगला है प्रश्न, मोहन के लखनऊ आने के समय लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा कि किस तरह का जीवन मोहन का था, कैसे वो घर पर रहता था, वो सबकी अपने माता पिता की आंखों का तारा था, वो स्कूल के टीचर्स की आंखों का तारा था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत ज्यादा मेहनती था, अच्छे से पढ़ाई करता था, बहुत अच्छा गाना गाता था और एक तरह से वो एक मेधावी छात्र था। लेकिन क्योंकि अब वो लखनऊ जा रहा था और वहां पर उसका जीवन पूरी तरह से चेंज होने वाला था, जैसे कि हमने खुद देखा, स्वयं देखा कि किस तरह से सब कुछ उसके लिए वहां पर चेंज हो गया था। वो उसकी हैसियत उस घर में एक नौकर के समान थी और उसको पढ़ाई लिखाई के नाम पर केवल और केवल दिखावा करने के लिए स्कूल भेजा जाता था। तो इस तरह से उसका पूरा जीवन जो है बिल्कुल चेंज हो गया था, परिवर्तित हो गया था, एक तरह से कहें तो बर्बाद हो गया था। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर उसके लखनऊ आने के बाद उसके जीवन का ये नया अध्याय कहा है। प्रश्न 5 है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है। देखिए, जबान की चाबुक हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि देखिए, इंसान को अगर कितने ही कोड़े बरसा दें तो उनका दर्द उसे क्या होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद सारे घाव भर जाते हैं। लेकिन जो जबान की चाबुक होती है, अगर किसी को आपने कुछ गलत कहा है, किसी को कुछ कड़वे वचन कहे हैं या कुछ ऐसी बात कह दी है जो उस इंसान को दिल पर लग जाती है और जो कभी भी नहीं हट पाती। तो जब यहाँ पर मास्टर जी हमेशा धनराम को पढ़ने के लिए कहते थे तो कुछ उसकी परिस्थितियों के कारण और कुछ उसकी मंद बुद्धि के कारण जो वो नहीं पढ़ पाता था, तो मास्टर जी ने एक दिन उसको चाबुक लगाने के बजाय, देखिए वो उसे हमेशा अपनी डंडी जो चुनने के लिए भेजा करते थे, अपनी स्टिक, तो आज उन्होंने उस स्टिक से मारने के बजाय उन्हें जबान की चाबुक लगा दी कि तेरे को क्या समझ में आएगा, क्योंकि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। तो इस तरह से यहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने इस बात को लेखक ने इसे जबान की चाबुक कहा है। अब देखिए, प्रश्न 6 है, बहुत ही सरल है, बिरादरी का तो यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। बिरादरी का तो यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। तो ये बात कही बंशीधर जी ने रमेश को, जो उनके बिरादरी का ही था और लखनऊ में रहता था। किस प्रसंग में कहा। प्रसंग ये था कि जब एक बार मोहन जो है नदी पार कर रहा था तो नदी आ गई थी और वो बहते बहते बच गया था। अब जो पंडित बंशीधर जी थे वो बहुत परेशान थे उसकी पढ़ाई को लेकर, और एक तरह से जब उन्हें ये सहारा मिल गया तो कि रमेश उनको पढ़ने के लिए साथ में लेकर जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। अब देखिए, इसी में आगे और भी 2 प्रश्न है, ये किस आश्रय से कहा और कहानी में ये आश्रय स्पष्ट हुआ है। तो ये, और साथ ही देखिए उसकी आंख में एक सर्जक सी चमक थी,
कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है, किस प्रसंग में कहा गया है, यह पात्र विशेष के किन किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो ये सारे यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, और मुझे बहुत ही आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। बाकी आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।